हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और वियिंग डेट पर गए हुए थे। वांग जी ने अपने लिए बियर ऑर्डर की थी और वांग जी जैसे ही वियिंग को कहता है, अब से तुम मेरी माफिया गैंग में हो, मेरे साथ मेरी मीटिंग्स में बैठोगे, मेरी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करोगे, इवेंट्स को अटेंड करोगे और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मुझे कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। वियिंग उसकी हर कही बात के साथ एक एक सिप अल्कोहल का लेते जा रहा था। उसे इंटॉक्सिकेटेड फील होने लगा था क्योंकि उसने पहले कभी भी इतनी अल्कोहल नहीं ली थी। जब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होने लगता है, वांग जी उसकी हालत देखकर कहता है, तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया जब तुम्हें पता है कि तुम एक ग्लास भी हैंडल नहीं कर सकते। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उतना ही ज़्यादा उसे वियिंग क्यूट भी लग रहा था क्योंकि ड्रंक हो जाने के बाद वो और भी ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसे लिफ्ट में ले आता है। उसे जल्दी थी अब वियिंग को घर तक छोड़ने की, पर लिफ्ट में अंदर आने के बाद वियिंग जो कहता है वो सुनकर वांग जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वियिंग उससे कहता है, लेट्स हैव सेक्स। वांग जी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे हमेशा से पता था कि वियिंग के साथ कुछ भी करना इतना आसान नहीं होगा। वांग जी के लिए आज तक किसी भी लड़की को पटाना बहुत आसान रहा है क्योंकि उसके लुक्स और उसके मनी को देखकर ही कोई भी लड़की उसकी तरफ खींची चली आती थी, पर वियिंग उनमें से बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही वांग जी उसे कार में बिठाता है, वियिंग अचानक से अपनी सीट बेल्ट निकाल कर वांग जी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वांग जी उससे कहता है, वेट, हम रास्ते पर हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो। वियिंग ने उसे कस के पकड़ लिया था और उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो बस अपनी इनोसेंट आइज से उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी को पता था कि अब उसे क्या करना है। वो फास्ट ड्राइव करना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसे सीधे घर जाना था, इससे पहले कि वियिंग के ऊपर से अल्कोहल का नशा उतर जाए। वांग जी ड्राइव कर रहा था और वियिंग उसकी गोद में आकर बैठ गया था। वो अपने आप को उस पर हार्डली प्रेस कर रहा था। वांग जी उससे कहता है, तुम हॉर्नी ड्रंक हो ना। वियिंग मुस्कुराने लगता है और सीधे उसकी नेक पर किस ही कर लेता है। वांग जी ने सीधा कार को अपने गैराज में पार्क कर दिया था। कार खोलते ही वांग जी सीधा वियिंग को गोद में उठाता है। वो एक बार में 2 स्टेयर्स चल रहा था क्योंकि वो एक सेकंड भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और वियिंग अभी तक उसके नेक पर किस कर रहा था। वांग जी जैसे ही अपने रूम के बाहर आता है, वो देखता है कि लैन चिचैन वहाँ खड़ा हुआ था और उन दोनों की तरफ देखे जा रहा था। पहले वो वांग जी और वियिंग को इस तरह देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा वियिंग को अंदर लेकर जाता है और उसे अपनी बेड पर लिटा देता है। वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसके लेग्स ऑलरेडी वांग जी के लिए जैसे ओपन थे। वांग जी अपनी शर्ट निकालता है और वियिंग को देख रहा था क्योंकि वियिंग भी अपने कपड़ों को निकालने के वीक अटेम्प्ट्स कर रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठ गया था और वांग जी की तरफ पपी डॉग आइज बना रहा था, जैसे वो उससे कहना चाह रहा हो कि प्लीज़ मेरे कपड़े निकालो। एक झटके में वांग जी ने उसकी भी शर्ट और जीन्स को निकाल दिया था और अब वियिंग केवल अपने इनर वेयर्स में वांग जी के सामने था। वांग जी उसे देखकर कह रहा था, परफेक्ट, शायद मैंने अपने पैसे सही जगह खर्च किए हैं। अपना एक हाथ वो वियिंग के लिटिल वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और दूसरे हाथ से वो वियिंग की बैक साइड को प्रेस किए जा रहा था। और जो लुक वो वांग जी को दे रहा था, वो लुक वांग जी को कंफ्यूज कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसे सच में इस इनोसेंट लिटिल बेबी को रुइन कर देना चाहिए। वो इस वक्त ड्रंक है, क्या ऐसी हालत में उसके साथ कुछ भी करना ठीक होगा। ये सच में कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है, ये एक वर्जिन है, एक इनोसेंट बॉय है। मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह वियिंग की जब आँख खुलती है, उसे कुछ भी याद नहीं था कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। उसे बहुत टेंशन हो रही थी, स्पेशली तब जब वो उस मॉन्स्टर के बेड में था और उसने केवल अपने अंडरवेयर्स पहने हुए थे और उसकी बॉडी पर एक ओवरसाइज्ड ब्लैक शर्ट थी जो वियिंग की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो घबराते हुए उठता है और सोचने लगता है, क्या मैं अभी भी एक वर्जिन हूँ। पर मुझे अपनी बॉडी में कोई चेंजेस फील नहीं हो रहे, ना मुझे कोई बॉडी पेन हो रहा। क्या उस डेविल ने मेरे साथ कुछ किया। वियिंग वहाँ से उठकर भागने ही वाला था कि तभी अचानक उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और डेविल उसके सामने खड़ा था। वो एकदम फ्रेश दिख रहा था। वो वियिंग को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग विभूषण, तो कैसी रही तुम्हारी रात। उसकी स्माइल को देखकर वियिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका मजाक बना रहा हो,
वियिंग उसे देखकर सोचने लगता है, एरोगेंट बट गुड लुकिंग बास्टर्ड। वियिंग इससे पहले कि कुछ पूछ पाता, वांग जी को जैसे आइडिया लग गया था कि वो उससे क्या कहना चाह रहा है। वांग जी उसे खुद बता देता है, डोंट वरी विभूषण, तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊं, और वैसे भी मुझे अपना पार्टनर थोड़ा कम डेस्परेट पसंद है, और लास्ट नाइट तुम इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे कि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं किया। वियिंग मन में सोचने लगता है, डेस्परेट माई फुट, मुझे खरीदा किसने? इस इंसान ने। तो ये हुआ डेस्परेट, ना कि मैं। वियिंग उससे कहता है, सर क्या मैं आपसे एक शब्द कह सकता हूँ? वांग जी उससे कह देता है, ऑफ कोर्स। वियिंग कहता है, गो टू हेल। वियिंग को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा था, पर उसने बस कह दिया बिना ये सोचे कि वांग जी को इस बात का बुरा लग सकता है या नहीं। पर वांग जी को सच में उसकी इस बात का काफ़ी बुरा लग गया था, क्योंकि वो सीधे अपनी गन निकाल देता है और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे कभी भी ज़िंदगी में डिसरेस्पेक्ट मत करना। इज़ दैट क्लियर टू यू? वियिंग उसे सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे वांग जी से डर लग रहा था। वांग जी अपनी गन अंदर रखते हुए कहता है, आज कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी हैं। तुम्हें आज से अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी है, वो भी लैन शिचैन के साथ। जब हमारी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाए तुम डायरेक्टली नीचे आ जाना। जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तुम्हें मार्क लगाया जाएगा। वियिंग पूछता है, मार्क? कैसा मार्क? वांग जी कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम अब हमारी माफिया गैंग मेंबर हो, तो तुम्हारी बॉडी पर एक मार्क होना चाहिए, जैसा कि हम सब की बॉडी पर है। वियिंग कहता है, वेट, स्लो डाउन, मैं कोई तुम्हारे लिटिल आर्मी का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे फोर्सफुली यहाँ लाया गया था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी पर किसी भी तरीके का मार्क हो। वांग जी उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, शट द हेल अप विभूषण, ये कोई आर्मी नहीं है, ये एक माफिया गैंग है, जो कि बहुत बड़ी गैंग है। तुम लकी हो कि तुम्हें इस गैंग में रख लिया गया है, वरना अब तक तुम्हें जान से मार दिया जाता। तुम्हारा इस गैंग में रहने का एक पर्पज़ है, और वो पर्पज़ है मेरे नज़दीक रहना, जिसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी पर मार्क बनवाना होगा। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है विभूषण। वियिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि उसके पास अब कोई और रास्ता ही नहीं है। इससे पहले कि वो कोई रिप्लाई देता, दरवाजे पर नॉक होता है और सामने लैन शिचैन खड़ा था। लैन शिचैन के साथ 2 और मैन थे। वांग जी वियिंग से कहता है, अब तुम जा सकते हो विभूषण, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, मुझे कुछ और काम है। शिचैन वियिंग का हाथ पकड़ता है और उसे रूम के बाहर खींच कर लाता है, जिस वजह से वियिंग के हाथ में थोड़ी सी मोच आ जाती है। शिचैन उससे कहता है, अगर तुम्हें इस मोच की वजह से दर्द हो रहा है तो आज का दिन तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा जाने वाला है। आज तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। वियिंग, जो कि अभी भी अपने अंडरवेयर्स में था, वो शिचैन से कहता है, शिचैन, मैं बिना पैंट्स के कैसे ट्रेनिंग करूँगा? शिचैन उसके मुँह पर कपड़े फेंकते हुए कहता है, तुम्हें जल्दी से चेंज करना है। वियिंग ने ब्लैक कलर का टाइट आउटफिट पहन लिया था। शिचैन उसे देखकर कहता है, विभूषण, तुम सच में स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी रखने के लिए काफ़ी छोटे हो। वांग जी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो भी मैं कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे। वियिंग उससे कहता है, एक्सक्यूज़ मी। शिचैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सैडली वांग जी ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी बॉडी के किसी भी पार्ट को हर्ट नहीं होना चाहिए। वियिंग कहता है, तुम्हें मुझे ट्रेनिंग देनी है मुझे डिफेंड करने की, ना कि मुझे मारने की। शिचैन ने अब वियिंग की ट्रेनिंग शुरू करा दी थी। वियिंग को ट्रेनिंग कराते कराते शिचैन को खुद नहीं पता था कि उसे क्या हो गया था। वियिंग की लिटिल बॉडी, वियिंग के एक्सप्रेशंस और वियिंग जिस तरह खुद को बार बार डिफेंड कर रहा था, ये सब कुछ शिचैन को बहुत अच्छा लग रहा था। एक स्टेप सीखते वक्त वियिंग अपना हाथ गलती से शिचैन के बैक पर रख देता है। शिचैन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे 1000 वोल्ट का झटका लगा हो। वो बहुत हार्ड हो गया था, वो भी एक चाइल्ड की वजह से, एक लड़के की वजह से जो अभी ही 18 साल का हुआ था। पर वो लड़का एकदम प्योर था, पर फिर भी शिचैन उसे अपना नहीं बना सकता था, क्योंकि उस पर केवल वांग जी का हक था। यही सब सोचते हुए शिचैन अचानक से ट्रेनिंग बंद कर देता है और उसे खुद से पुश करते हुए कहता है, सॉरी, अब हम कल ट्रेनिंग करेंगे। तुम्हारी बॉडी पर अब मार्क लगाया जाएगा, तो तुम अब जा सकते हो। शिचैन वियिंग को एक हॉल में लेकर आता है जहाँ पर एक रूम था जो लॉक्ड था।
उस रूम का लॉक खोलकर शिचैन अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर कहता है वो तैयार है, तुम उसकी बॉडी पर मार्किंग कर सकते हो। अंदर रूम में एक मैन अपीयर होता है जो अपने मिड-30s में था। उसकी आंखें काफ़ी डार्क ब्राउन थी, बालों का कलर एकदम ब्लैक था। वो वियिंग को देखकर शिचैन से कहता है, तो ये है वो पर्सन, पर लॉन्ग वांगजी को इसमें इंटरेस्ट क्यों आया? ये तो काफ़ी यंग लग रहा है, इसे वो मिला कहाँ से? शिचैन कहता है, मैंने इस लड़के को सड़क से उठाया था, सच कहे तो किडनैप किया था, ये सोचकर कि ये एक प्रोस्टिट्यूट होगा, पर यह कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है। पर मेरे भाई को ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने इवेंट में इसे खरीद लिया। उस पर्सन के हाथ में एक पेन था। मार्किंग जिसके बारे में लॉन्गवांगजी ने बात की थी वो दरअसल एक तरीके का टैटू था। शिचैन वियिंग को रेडी रहने के लिए कहता है। तभी वियिंग को अपने हाथ पर उस टैटू गन का पेन फील होता है। वियिंग के हाथ पर लिख दिया गया था चैनमो जीजी, जिसका मतलब था साइलेंट टिल डेथ। शिचैन उसे समझाता है, तुम हमारे माफिया मेंबर हो और अब तुम तब तक साइलेंट रहोगे जब तक तुम्हारी डेथ ना हो जाए। हमारी गैंग के बारे में या इससे जुड़े किसी भी रहस्य के बारे में तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हें तुरंत जान से मार दिया जाएगा। वियिंग को उस टैटू गन की वजह से इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इससे पहले कि वो कुछ अपने मुंह से गाली निकाल पाता उस पर्सन के लिए। तभी वहाँ पर लॉन्गवांगजी आकर खड़ा हो जाता है और वियिंग एकदम चुप हो जाता है। वांगजी उसे देखकर कहता है, तुम और मैं एक छोटी ट्रिप पर जा रहे हैं, तैयार रहो। अब वो दिन आ गया था जब वो लोग ट्रिप पर निकलने वाले थे। दोनों प्लेन में बैठे हुए थे। वांगजी वियिंग से कहता है, क्या तुम प्लीज़ इतना मूव करना बंद करोगे? वियिंग कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे इतने छोटे और इतने टाइट कपड़े क्यों दिए हैं पहनने के लिए? वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें शर्ट दी थी, वो तुम्हें टाइट आ रही है तो मैं क्या करूं? वियिंग कहता है, लगता है ये शर्ट किसी डॉल के लिए है। वैसे हम ट्रैवल कर ही क्यों रहे हैं? इस ट्रिप पर अचानक से जाने का मतलब क्या है? वांगजी कहता है, क्योंकि मेरे एडवाइज़र्स को लगता है कि ये बेस्ट होगा अगर हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें। मैं बताऊं तो पर्सनली ये बात मुझे बिल्कुल बुलशिट लगती है। मुझे तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक माफिया चलाता हूँ और मुझे अपने एडवाइज़र्स की बात सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब डिसीज़न की बात होती है तो डिसीज़न सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होता है। वियिंग मुंह बनाते हुए वहीं बैठा का बैठा रह जाता है, पर वो नोटिस कर रहा था कि डेविल की आंखें सिर्फ उसे ही घूरे जा रही थीं। वहीं वांगजी सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। मुझे इससे नफ़रत होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। हालांकि ये ब्यूटीफुल है, इनोसेंट है, पर इस दुनिया में और भी तो ऐसे लड़के होंगे ना, तो सिर्फ यही क्यों? उसे देखते देखते प्लेन में बैठे बैठे 1 घंटा हो चुका है, पर फिर भी मैं उससे नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। तभी वांगजी देखता है कि वियिंग को उस छोटे से और पतले से कपड़ों में काफ़ी ठंड लग रही थी। वो शिवर कर रहा था। वांगजी सोचने लगता है, मैं बहुत सेल्फिश था, मैंने जानबूझकर उसे ऐसा आउटफिट दिया अपनी खुशी के लिए, पर अब मुझे इस बात के लिए गिल्टी फील हो रहा है। वो खुद को कर्ज करता है और अपनी जैकेट निकालकर वियिंग पर डाल देता है। वियिंग ने तुरंत उस जैकेट को अच्छे से पहन लिया था। वांगजी वहाँ से उठकर चला जाता है और प्लेन के एक स्मॉल बाथरूम में आकर खुद को ही गाली देने शुरू कर देता है, ये सोचकर कि आखिरकार उसे हो क्या रहा है, सिर्फ एक लड़के की वजह से, एक 18 साल के लड़के की वजह से। काफ़ी घंटों के बाद वो लोग मोंटे कार्लो नाम के एक आइलैंड पर लैंड करते हैं। ये एक ट्रॉपिकल आइलैंड था जहाँ पर ठंडी सी हवा चल रही थी। वियिंग को अभी भी नींद आई हुई थी। उसने जैकेट में खुद को कुकून की तरह रख लिया था। प्लेन का दरवाज़ा खुलते ही वांगजी हार्शली वियिंग का हाथ पकड़ता है। वियिंग की नींद खुल गई थी। वो लोग प्लेन से नीचे आ गए थे। वांगजी ने मोंटे कार्लो को ट्रिप के लिए एक रीज़न की वजह से चुना था, क्योंकि ये बहुत शांत जगह थी जहाँ पर उसे पता था कि वो और वियिंग अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और वांगजी उसे अच्छे से बिजनेस मैटर्स के बारे में समझा पाएगा। उन दोनों को पिक करने के लिए एक कार आती है जो उन्हें एक होटल के सामने ड्रॉप कर देती है। होटल में पहुंचते ही होटल का स्टाफ वांगजी और वियिंग को देखकर कहता है, इस होटल में आप दोनों का स्वागत है। आप इस डायमंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में स्टे करेंगे जहां पर 5 बेडरूम्स हैं, 4 बाथरूम्स हैं, एक बड़ी सी किचन है और सामने ही ओशन का व्यू है। आपको एक इंडोर हॉट टब भी मिल जाएगा। प्लीज़ अपना स्टे एंजॉय करिए।
विंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतने लग्जरी होटल में रुकने वाला है, पर ये ट्रिप सच में उसके लिए काफ़ी यादगार होने वाली थी। ओके गाइज़, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।